हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो हमारी स्टार्ट होने वाली है 12 दिसंबर के शिफ्ट 1 और 2 के जीएस के क्वेश्चनों से। आप ये जीएस सभी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सीजीएल के लिए ही पढ़ें। जीएस आपकी सब एग्जाम में आती है, तो इसीलिए आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और आप बताना कि आपको कैसी लगी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने पिक्चर है ना और जो इमेजेस होती है ना उनका यूज़ किया है। तो आज बताना है आपको प्लीज़ कमेंट में। तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट पेट्रे, है ना, यानी कि सॉल्ट पेट्रे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सॉल्ट पेट्रे जो होती है उसको शोरा कहते हैं, है ना, शोरा भी कहते हैं, नाइट्रेट भी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि KNO3 होता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो सही होगा। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा KNO3। ये तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। इसका जो प्रयोग है ना वो जैसे गन पाउडर होते हैं, रॉकेट है ना, प्रोपेलेट, पटाखे जो होते हैं, और कुछ औषधियों में भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नीचे हमें ऑप्शन दिख रहा है पोटेशियम मैग्नाइट, है ना। पोटेशियम मैग्नाइट जो होता है इसको पर मैग्नाइट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद पर वो है जो आ नहीं पाया। एक अकार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KMNO3। क्या होता है? नहीं सॉरी, KMNO4 होता है वो। KMNO4 होता है। और यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, इन मार्च 2022 हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? आपको बताइए कि यहाँ पे पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे तो आम आदमी पार्टी के जो थे वो थे भगवंत मान जी। कौन थे? भगवंत मान। तो ये यहाँ के CM बने, यानी कि मुख्यमंत्री बने, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। तो हमारे यहाँ का इसका आंसर जो होगा वो थर्ड आंसर जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ऑल द कंट्रीज लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सभी देशों का जो अपना संविधान है ना वो कैसा है। तो जो सभी देशों का जो संविधान होता है वो कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक। क्या होता है? डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जिसमें लोगों को निर्णय लेने में भाग लेने की शक्ति होती है ना, उसी को कहते हैं लोकतांत्रिक। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी देश जो है वो लोकतांत्रिक हों। कोई हो सकता है कि कोई देश नहीं हो, वहाँ पे लोगों को ये शक्ति नहीं दी जाती हो कि वो वहाँ पे यानी कि निर्णय ले पाएँ, डिसीजन ले पाएँ। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो देश होते हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे देश लोकतांत्रिक हों। तो थर्ड का आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? देखो यहाँ पे हमें पता करना है कि इन चार ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नाहरकटिया में परमाणु ऊर्जा केंद्र है? बिल्कुल नहीं है। हीराकुंड एक बांध है, यहाँ पे भी नहीं है। और जी टाटीपाका जो है यहाँ पे भी नहीं है। तो हमारा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर है? वो है काकरापार में। कहाँ पर है? काकरापार। ये गुजरात के सूरत में है। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में, जो कि परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसकी जो स्थापना हुई थी, या फिर कह सकते हैं स्टार्टिंग 6 मई 1993 को हुई थी। कब हुई थी? 6 मई 1993 को। देखो काकरा पार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो गुजरात के सूरत में स्थित है ना। और काकरापार परमाणु ऊर्जा की जो संयंत्र की स्टार्टिंग जो शुरू हुआ था 6 मई 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1993 को। यहाँ पे कुछ है, जैसे कि तमिलनाडु में कौन सा ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना। राजस्थान में राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। केगा जो है वो कर्नाटक में है। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो कहाँ पर है? गुजरात में। तो आप ये सभी नाम याद कर लेना, जिससे क्या पता कि इस बार आपके क्वेश्चन में पेपर में आ जाइए, तो आप जिससे कर तो भी देंगे। राजस्थान का तो आप समझ ही जाएंगे कि राजस्थान वाला राजस्थान में ही है। कलपक्कम भी आप थोड़ा तमिलनाडु से रिलेट कर पाओगे, है ना। नरोरा हमारे यूपी का, वो तो आप याद कर ही सकते हो ना, अपनी यूपी की तो स्पेशल चीज़ याद होनी चाहिए। और गुजरात का आपको इस क्वेश्चन से याद हो गया होगा। और कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु का है ना, उसमें कुलम कुलम आ रही है, तो शायद तमिलनाडु से रिलेट कर पाओ। तो तमिलनाडु के दो हैं यहाँ पे, कुंडलकुलम और कलपक्कम, यानी कि क नाम से कुछ ज़्यादा ही नहीं है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज रिसीव्ड बाई वेम्पति चिन्ना सत्यम एन इंडियन कुचिपुड़ी डांसर इन 1998। यानी कि वेम्पति चिन्ना सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे, को 1998 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 1998 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 15 अक्टूबर 1929 से और 29 जुलाई 2012 तक ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली में ये एक किंवदंती थे। क्या थे? किंवदंती। तो आपका 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द प्रशस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है। तो कौन सा कथन सही होगा, देखो यहाँ पे 2 दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट है हमारा प्रशस्ति वर कंपोज्ड बाई लर्न ब्राह्मणाज, यानी कि प्रशस्ति विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। सेकंड है राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, यानी किंग ऑफ्टन रिवॉर्डेड ब्रह्मास बाई ग्रांट ऑफ लैंड विच वर रिकॉर्डेड। तो इसमें से हमारा कौन से 2 स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही होगा फर्स्ट और सेकंड। कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो अब जो प्रशस्ति इसमें वर्ड यूज हुआ है ना, प्रशस्ति क्या होता है, एक विशेष प्रकार का शिलालेख होता है जिसका अर्थ क्या होता है, किसी की प्रशंसा में। ठीक है, इनमें क्या होता था कि इनकी जो रचना है ना वो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी जो कि शासकों की प्रशंसा करते थे, और जो शासक प्रसन्न होते थे तो वो उन्हें कुछ मतलब उपहार गिफ्ट में देते थे जो उनकी प्रशंसा करता था। तो राजा ब्राह्मणों को क्या देते थे, उपहार देते। तो आपका इसका 6 का आंसर थर्ड जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एवोगैड्रो, यानी कि इसमें से एवोगैड्रो, निम्नलिखित में से एवोगैड्रो से संबंधित सही कथन कौन सा होगा। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो देखो एवोगैड्रो ने, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है ना तो आप शायद बता सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी केमिस्ट्री वीक होगी, लेकिन कुछ की होगी अच्छी, लेकिन ज़्यादातर जो सबके है ना जी केमिस्ट्री वाली सब्जेक्ट अच्छी नहीं होती, इंटरेस्ट ही नहीं आता किसी को पढ़ने में। आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि यानी कि निम्नलिखित में से एवोगैड्रो से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें, एवोगैड्रो ने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच भेद स्पष्ट किया था, बिल्कुल नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है हमारा, एवोगैड्रो ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी, नहीं की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी जे टॉमसन ने, है ना। अब है थर्ड ऑप्शन है हमारा कि एवोगैड्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच भेद स्पष्ट किया था, बिल्कुल सही। तो एवोगैड्रो ने क्या किया था, अणुओं और परमाणुओं के बीच में ना अंतर यानी कि बताया था। फोर्थ ऑप्शन है कि एवोगैड्रो ने जंतु और पादप कोशिकाओं के में अंतर की खोज की थी, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत होगा। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। देखो एवोगैड्रो क्या होता है, एक शब्द है जो कि रसायन विज्ञान में 2 संबंधित अवधारणाओं को संदर्भित करता है जो किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणु या फिर अणुओं की संख्या का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, जो कि एक एवोगैड्रो नंबर होता है। तो शायद मुझे लगता है अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 क्वेश्चन। द 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित में से किस देश में 22वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो किस देश में 22वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पे इंग्लैंड में। कहाँ पे होगा, इंग्लैंड में होगा। देखो ये शायद, चलो पढ़ते हैं पहले। 1930 में पहले राष्ट्रीय खेल जो थे वो कहाँ पे हुए थे, हैमिल्टन यानी कि कनाडा में आयोजित हुए थे, और दिल्ली में 2010 में, यानी कि इनकी मेज़बानी दिल्ली ने की थी 2010 में। देखो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, जो कौन सा शहर था, गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 2014 में तुम्हारे हुए थे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में, किस शहर में हुए थे, ग्लासगो में हुए थे। और 2006 में आपके हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, जो कि मेलबर्न में हुए थे। मलेशिया में आपके 1998 में हुए थे, जो कि कुआलालंपुरम में हुए थे। और कनाडा में आपके हुए थे यहाँ पे 1994 जो कि विक्टोरिया शहर में हुए थे। तो आप इस चीज़ को याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 1931 में किसने माना था कि एक सुगंधित यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों की एक विषम संख्या होनी चाहिए जिसे गणितीय रूप से 4n+2, यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 ये हो सकती है, उसके रूप में लिख सकते हैं। तो किस साइंटिस्ट ने माना था 1931 में, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा एरिच हकल। किसने, एरिच हकल। जो एरिच हकल थे वो जर्मन के रसायन और एक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम में उन्होंने कहा था कि एक चक्रीय समतलीय अणु को एरोमेटिक माना जाता है यदि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। इस नियम को हम यहाँ पे एरिच हकल नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिच हकल नियम भी कहते हैं। तो 9 का आंसर आपका थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एनाकोंडा, जो कि विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है, कहाँ पाया जाता है। एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इन फाउंटेन, तो ये पाया जाता है आपका यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। कहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन होगा। एनाकोंडा दिख रहा हो ना कितना बड़ा होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, देख के डर लग जाएगा पिक्चर को। फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में क्या पाया जाता है, एनाकोंडा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें हमेशा पत्ते होते हैं। क्या होते हैं? जिनमें हमेशा पत्ते होते हैं और जो कैसे होते हैं? छायादार दिखते हैं। वे हमेशा भारी वर्षा यानी कि 200 सेंटीमीटर से जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ ये पेड़ ज़्यादा होते हैं। इन वनों का जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वृक्ष 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई तक होते हैं, यानी कि इनकी हाइट जो बहुत ज़्यादा होती है। ये वन आमतौर पर पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार के जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि रबड़ का पेड़ होता है, जामुन, आम, है ना, रोजबेरी, और जो बांस के पेड़ हैं उनको कह सकते हैं हम। इन वनों में वृक्षों और झाड़ियों और लताओं के साथ बहुस्तरीय संरचनाएं होती हैं। वृक्षों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे वसंत आएगी तब इन पेड़ों के जो हैं वो पत्ते गिरेंगे, तो इनका कोई मेन टाइम नहीं है, कभी भी गिर सकते हैं। यूं तो ये वन बरस भर हरे दिखाई देते हैं। क्या दिखते हैं? हमें हमेशा हरे ही दिखेंगे। एनाकोंडा को अमेजन नदी में देखा गया है। किस नदी में? अमेजन नदी में। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले बड़े सांपों का एक समूह होता है। वर्तमान में एनाकोंडा की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? 4 प्रजातियां हैं। कितनी? 4। तो ये हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? इन 4 ऑप्शनों में से हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो देखो, नैनी जो झील है वो उत्तराखंड में, ये बिल्कुल सही है। चिल्का झील खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा में, ये भी सही है। बूलर झील मीठे पानी की झील है, कश्मीर में, ये भी सही है। लेकिन 4th ऑप्शन है ना, यहाँ पे दिया है बेमनाड झील जो महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो ये गलत है। वैसे बेमनाड झील जो है ये कहाँ पर है? ये केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की कह सकते हैं सबसे लंबी झील है। महाराष्ट्र की कौन सी झील है? महाराष्ट्र की जो झील है वो है आपकी लोनार झील। कौन सी है? लोनार। तो आपका 11 का कौन सा आंसर सही होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द टक टॉक फेस्टिवल सेलिब्रेट? निम्नलिखित में से किस स्थान पर टक टोक फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका यहाँ पे लद्दाख में। कहाँ पे? देखो, इसे टक टोक या फिर ताक टोक भी कहते हैं। भारत के लद्दाख के टकटोक गांव में मनाते हैं। ये गांव का नाम है टकटोक, इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम भी टकटोक ही रख दिया है। ये क्या है? एक बौद्ध त्योहार है। ये आमतौर पर जुलाई या फिर अगस्त महीने में मनाया जाता है ना। और जो मठ होता है यहाँ पे, जो बौद्ध मठ है ना, उसको ये लोग रंगीन झंडों से सजाते हैं। कुछ उत्सव हैं, फेस्टिवल, आप इन्हें लर्न कर लेना क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपने एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो हम देखो, नागालैंड का जो फेस्टिवल है ना वो हॉर्नबिल उत्सव होता है, महोत्सव महोत्सव और सैक्रेनी महोत्सव है ना। अरुणाचल प्रदेश का लोसार महोत्सव, द्री महोत्सव, सोंग महोत्सव, रे महोत्सव, ये हो गए। मिजोरम का होता है आपका चारचरकुट होता है, मीमकुट होता है और पावलकुट भी होता है। मेघालय का जो होता है वो होता है खासी महोत्सव, बांग्ला महोत्सव और रानीकोर महोत्सव। असम का आपका होता है बिहू, माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव और अम्बुबासी महोत्सव। तो ये फेस्टिवल जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 डेंसिटी और पॉपुलेशन इज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? यहाँ पे प्रति व्यक्ति घनत्व था आपको यहाँ पे 382। क्या था? 382। देखो, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो हमारी 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं। भारत में जनगणना लॉर्ड मियो के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, यानी कि 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन 1881 में ये लागू की गई थी। यह श्री सी चंद्रमौली के मार्गदर्शन में हुई थी। कब हुई थी? श्री चंद्रमौली के मार्गदर्शन में। इसका जो स्लोगन था वो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पॉपुलेशन टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर शिफ्ट में आपका इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग टीम्ड अप विद फ्लोटिस्ट हरिप्रसाद चौरसिया एंड गिटारिस्ट ब्रिज भूषण काबरा एंड प्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम का नाम था आपका कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था? तो किसने किया था? इसका आंसर है आपका यहाँ पर शिव कुमार वर्मा जी ने। किसने किया था? शिव कुमार वर्मा, जो कि क्या है? एक संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक। हरिप्रसाद चौरसिया आपको बताइए ये बांसुरी वादक हैं, है ना। और यहाँ पर तरुण भट्टाचार्य जो आपका ऑप्शन है इसमें ये है आपके संतूर बजाते हैं। ये क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। ये जो संतूर बजाते हैं ना वो होता है आपका यहाँ पे हथौड़े वाला एक डल सीमर होता है।
जो तरुण भट्टाचार्य हैं इन्होंने किसके साथ पढ़ाई की थी? रविशंकर जी के साथ पढ़ाई की थी। और यहाँ पे हमें फोर्थ ऑप्शन में भजन सोपारी जी हैं, वो भी एक संतूर वादक हैं, और सतीश व्यास हैं, वो भी यहाँ पे संतूर वादक हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये सभी संतूर वादक हैं। लेकिन आंसर तो आपको मेन पता चल गया ना, वो कौन सा है आपका? शिव कुमार वर्मा। किसके साथ उन्होंने कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया था? तो शिव कुमार वर्मा के साथ किया था, जो कि संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। इन जून 2022 अग्निपथ स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी? देखो, जो अग्निपथ योजना है ना, वो सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई है। ये 4 साल के लिए यानी कि भर्ती की जाएगी, और 4 साल बाद यानी कि जो भी यहाँ पे 25% जो लोग होंगे ना, उन्हें परमानेंट किया जाएगा, बाकी के जो हैं उन्हें सर्टिफिकेट के द्वारा वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, अग्निपथ। आपका यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसे जाति आधार गणना प्रयोग कहा गया? विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस कॉल्ड द जाति आधारित गणना एक्सरसाइज। तो ये किस सरकार ने स्टार्ट किया है? तो ये किया है आपके यहाँ पे बिहार ने। बिहार सरकार जो है वहाँ उन्होंने जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में डैश के रूप में जाना जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। तो इंडिया शब्द इंडस से आता है, और इंडस का जो संस्कृत वर्ड है वो क्या है यहाँ पे? सिंधु। सिंधु हमारी नदी का नाम है, जो कि तिब्बत से निकलती है ना, और लद्दाख होती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो जैसे यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई हैं जिनका यहाँ पे आधुनिक और प्राचीन नाम दोनों हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम कुर्रम है आधुनिक नाम, तो उसका जो प्राचीन नाम था वो था कुफू। काबुल है, इसका प्राचीन नाम था कोभा। झेलम का प्राचीन नाम था आपका विटा स्टाटा। चिनाब का जो प्राचीन नाम है वो है अस्किनी। रवि का प्राचीन नाम है पुरुषनी। सतलज का प्राचीन नाम है शत्रुधि। व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। गंडक का प्राचीन नाम है आपका यहाँ पे शदानीरा। घाघरा का जो प्राचीन नाम है वो है दृशद्वती। गोमल का जो प्राचीन नाम है वो है गोमती। और जो स्वाति है उसका नाम है स्वात शुभावस्तु। सिंधु का सिंधु है। घाघर को सरस्वती कहते हैं, और सोहन जो है उसका प्राचीन नाम सुषोमा है। मरुवर्मन ने इसका नाम है मरुदव्रत। लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, आप देखो, एक तो सतलज का, व्यास का, गंडक, घाघरा और सिंधु का तो पता ही चल गया। चिनाब और झेलम, इन 4-5 नदियों के नाम याद कर लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 है, लेक कोलेरू इज सिटूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी कि कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में एक मीठे पानी की झील है, जो एलूर शहर से 15 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो, तमिलनाडु यहाँ पे ऑप्शन है। तमिलनाडु में कौन सी झील है? तो ये यहाँ पे है आपकी वीरानम झील। और कर्नाटक में जो झील है वो है उलसुर झील है। और यहाँ पे केरल में जो झील है आपकी वो है शस्थम कोटा झील। कौन सी है? शस्थम कोटा झील। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा भूले जाने का अधिकार। क्या है? भूले जाने का अधिकार, या फिर भूलने का अधिकार कह सकते हैं हम। देखो, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके आर्टिकल आपको यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में दिए गए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता का आपका 19 से 22 तक आता है। शोषण जो है वो 23-24। धर्म जो है वो 25 से 28। सांस्कृतिक 29 से 30। और संवैधानिक उपचार है वो आर्टिकल 32 में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। इन टेनिस व्हाट इज द स्कोर व्हेन द रिसीवर विंस द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर ड्यूस। टेनिस में जब प्राप्तकर्ता ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? तो जो स्कोर होता है उसको कहते हैं एडवांटेज आउट। क्या कहते हैं? एडवांटेज आउट कहते हैं। आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। देखो, टेनिस जो है ना वो एक आयताकार आकार के कोर्ट में खेला जाता है, ये आपको पता है। इसमें जो रिसीवर होता है वो ड्यूस के बाद क्या आता है? अगला अंक जीतता है, तो स्कोर जो है वो एडवांटेज आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? एडवांटेज आउट।
क्वेश्चन नंबर 21 है, देखनी इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो देखनी है एक भारतीय लोक नृत्य है, किस स्टेट में ये मनाया जाता है? तो ये आपका है गोवा का। कहाँ का है? गोवा का लोक नृत्य है। देखो गोवा की सबसे प्राचीन नृत्य कहते हैं। कोंकणी भाषा में देखनी का अर्थ होता है मोहक सौंदर्य। मोहक सौंदर्य का मतलब, मोहक का आपको पता ही है, इनके मन को मोह लेने वाले कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, गर्ल्स का ग्रुप जो है वो हाथों में मिट्टी के तेल के दीपक जला करके डांस करती हैं, और जो ये गर्ल्स डांस करती हैं उनको भगवान की दासी के रूप में दर्शाया जाता है। कैसे? भगवान की दासी के रूप में। जो देखनी नृत्य है ना, जो सबसे प्रसिद्ध इसका एक गीत है वो है हनव साहिबा पोल तोदी वेतम। इसका कौन सा गाना है? हनव साहिबा पोल तोदी वेतम। इसे क्या किया था? कार्लोस यूजेनियो फरेरा ने लिखा था। किसने? कार्लोस यूजेनियो फरेरा ने लिखा था। 1895 में पेरिस में और 1926 में गोवा में प्रकाशित हुआ। ये जो गीत था ना, इसमें क्या बताया था कि जो एक नर्तकी होती है जो कि एक नदी पार करना चाहती है, लेकिन जो नाविक है ना उसे नदी पार कराने से मना कर देता है। वो इसीलिए मना कर देता है क्योंकि उस दिन जो है नदी का जो बहाव जो था ना, वो मतलब नदी की जो कंडीशन थी बहुत, उसमें तूफान वगैरह आ रहे थे, तो उस दिन नदी कैसी थी? बहुत अशांत थी। इस कारण जो नाविक होता है वो नर्तकी को मना कर देता है नदी को पार कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के संचालन में से एक है? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखो इसकी इंग्लिश फॉर्म मैंने नीचे ये ब्लैक कलर के ब्रैकेट में लिख दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो ये है यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। खुले बाजार में सरकार द्वारा बांडों की खरीद और बिक्री, यहाँ पे खरीद और बिक्री दोनों को बताया, तो इसीलिए आपका ऑप्शन भी जो होगा वो यहाँ पे 4 वाला होगा। इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड इशूड बाय कमर्शियल बैंक इन, आपका 4th ऑप्शन सही होगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द मार्केट। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे, इंग्लिश का आपका 4th ऑप्शन सही है और हिंदी का आपका यहाँ पे 1st ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक औद्योगिक आपदा दिसंबर 1984 को भोपाल में निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? तो जो भोपाल में हुई थी, ये हुई थी आपकी यूनियन कार्बाइड कारखाने में। किसमें? यूनियन कार्बाइड कारखाने में। देखो ये जो घटना हुई थी वो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से आपको पता होगी, भोपाल गैस त्रासदी। ये क्या था? यहाँ पे एक गैस का जो रिसाव घटना थी 3 दिसंबर 1984 को हो गई थी, है ना। तो यूनियन कार्बाइड एक संयंत्र था, इसमें क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट जो था उस गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जो गैस होती है ना, इसे सूंघने के कुछ मिनट बाद ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जब ये घटना हुई थी यहाँ पे 15,000 से भी 20,000 लोग मारे गए थे, और कुछ आधा मिलियन लोग जो थे उन्हें बाकी की समस्याएं हो गई थी, जैसे सांस की समस्या, आंखों में जलन, अंधापन, है ना, बहुत सारी परेशानियां हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना थी बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, क्योंकि मैंने भी इसकी एक वीडियो देखी थी इसके बारे में जब पढ़ा था तब। आप भी जाके देख सकते हो, जिससे आपको ये क्वेश्चन और इस घटना के बारे में भी पता चल जाएगा और डीपली। देखो हम अगर बात करें भोपाल की, तो भोपाल को हम कृत्रिम झीलों के कारण झीलों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों का शहर। भारत का 16वां कह सकते हैं और विश्व का 131वां सबसे बड़ा शहर है ये। भारत के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है भोपाल, है ना। भोजताल जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा तालाब है ना, जिसे प्राचीन मानव निर्मित झील है, यानी कि यहाँ पे कृत्रिम झील जो है वो बहुत ज़्यादा बनाई गई है, यानी कि कृत्रिम झील जानते हो ना, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैटल ऑफ द बक्सर वाज फॉट इन। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में हुआ था, यानी कि 22 अक्टूबर 1764। किसके बीच? अंग्रेजी सेना थी, यानी कि हेक्टर मुनरो थे, वो ब्रिटिश सेना के मेजर थे, और अवध के नवाब थे। अवध के नवाब और मुगल सम्राट की जो संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। अवध के नवाब उस टाइम पे कौन थे? शुजा-उद-दौला थे। कौन थे? शुजा-उद-दौला। और जो मुगल सम्राट थे वो थे शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम बंगाल का नवाब। वो ये तीनों लोग की सेना ने मिलकर की अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था। राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी। विच डायनेस्टी ब्रॉन्ज स्टैचू वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो किस राजवंश की मूर्तियां बनाई गई थी? तो वो थी चोल राजवंश की। देखो यहाँ पे कांस्य मूर्तियां आपका वर्ड आ जाए, तो जो कांस्य मूर्ति जो है ये आपको पता ही है कि सबसे पुरानी जो मूर्ति है ना, वो मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, और जो वो उस नर्तकी की जो मूर्ति थी वो थी 4 इंच की हाइट की थी। कितनी? 4 इंच की हाइट थी, जो एक त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी थी। कैसी? त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी थी, है ना।
ना, उसके लेफ्ट हैंड में तो वो चूड़ियाँ पहनी हुई है, और जो राइट हैंड है वो एक ताबीज़ और एक कंगन पहनी हुई है, और एक हैंड आपको पता ही है उसका वो कमर पर रखा हुआ है ना, देखी होगी। तो 25 का हमारा फर्स्ट आंसर है। तो हमने अब 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने अब 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम नेक्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी आप बने रहना, कहीं जाना मत, वीडियो को पूरा देखना। ओके, आपका पेपर भी आने वाला है। मुझे पता है आपको आलस आता होगा ना, वैसे मतलब मन नहीं करता होगा पढ़ने का, है ना। यस आई नो, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। हाँ, बट एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, तो वो मेरी अभी कंटिन्यू चल रही है। जैसी ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दूँगी, तब तक हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स। भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, इसका आंसर है आपका यहाँ पे 15, कितने में, 15 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो आपका थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी। तो किसके लिए मार्ग की खोज की थी उन्होंने? भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। आपको पता है ना कि 1498 में जो वास्को डी गामा थे उन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, जो हमारे भारत के किस जगह पे आए थे? कालीगढ़ जगह पे सबसे मतलब वो आए थे, है ना। उसके बाद वो उन्होंने हमारे जैसे देश में एंट्री की, तो उन्होंने क्या किया, राजा जुमेरिन थे उस टाइम पे, कौन थे? राजा जुमेरिन थे। उनसे उन्होंने अनुमति ली थी व्यापार की। सबसे पहले पुर्तगाली हमारे इंडिया में आए थे 1498 में, फिर जो थे वो अंग्रेज आए थे 1600 में, फिर डच आए थे 1602 में, फिर डेनिस आए थे आपके 1616 में, फिर फ्रांसीसी आए थे 1664 में। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका जो क्रम है ना आने का, वो कौन सा सही है। तो आपको पता होगा कि पुर्तगाली हैं वो कब आए? आपका 1498 में आए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम कहें अंग्रेज हैं वो कब आए? आपके 1600 में आए। उसके बाद अंग्रेज़ के बाद आए थे आपके डच, जो कब आए थे? आपके 1602 में। देखो यहाँ पे 2-2 साल का डिफरेंस है, लेकिन आगे चेंज हो जाएगा। डेनिस जो थे वो आए आपके यहाँ पे 1616 में आए। कब आए? 1616 में। और जो फ्रांच थे ना आपके, फ्रांच, वो आए थे आपके यहाँ पे 1664 में। कब आए? 1664। तो आप इनको क्रम याद कर लेना, पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर आपके डच आए, फिर डेनिस आए, फिर हमारे फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो अल नीनो किस महासागर में विकसित होता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि प्रशांत महासागर में अल नीनो है वो विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो किस टाइम पे हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। देखो यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है, हम कहते हैं ना कि भारत में हरित क्रांति के जनक है वो कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन जी, यानी कि ये हैं, है ना। और अगर हम विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो वो कहे जाते हैं आपके यहाँ पे नॉर्मन वारलोग, जो कि ये हैं। तो नॉर्मन वारलोग हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। यहाँ पे मैं कुछ जो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं ना, कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो हरित क्रांति वो खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड, यहाँ पे गेहूं और चावल की उपज पर ध्यान दिया गया था, मक्का की भी थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को कहते हैं। श्वेत क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। कौन? वर्गीज कुरियन। लाल क्रांति, लाल क्या होता है? टमाटर होता है, मांस भी होता है ना। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से रिलेटेड है। नीली क्रांति, नील क्रांति जो मछलियाँ नीली, है ना, पानी में रहती हैं, तो आप इससे समझ जाओगे। पीली क्रांति आप समझ जाओगे तेल के बीज, यानी कि पीली क्या होती है? सरसों होती है ना। सरसों, सरसों जो है उससे आप समझ पाओगे उसका तेल होता है, ठीक है। तो वो तेल के बीज से। भूरी क्रांति आपकी होती है चमड़ा और कोको। काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन कह सकते हैं हम। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को ही तो कहा जाता है, खनिज जो पदार्थ है उन्हें। गुलाबी क्रांति आपकी प्याज और झींगा। झींगा शायद मछली होती है ना, कोई जीव होता है समुद्र में, मैंने नाम सुना है ओनली झींगा। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वो जूट उत्पादन से रिलेटेड है, और गोल क्रांति है वो है आपकी आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन। इसमें से मुझे बस झींगा जो है वो समझ नहीं आया कि वो क्या होता है, बस नेम सुना था झींगा। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 5 है, शास्त्रीय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक ने पेश किया था। तो किसने पेश किया था? तो वो किया था आपके यहाँ पे महापुरुष शंकर देव ने। किसने किया था? महापुरुष शंकर देव जी ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, आइडेंटिफाई एनिमल दैट आर नॉट अ ट्राइप्लोब्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन से जीव को त्रिकोरकी नहीं होते? तो कौन से जीव हैं वो त्रिकोरकी नहीं होते हैं? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा यहाँ पे सिलेंट्रेट। क्या नहीं होते? सिलेंट्रेट। 4 ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे।
दूसरा है लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, केवल फर्स्ट सही है। यहाँ पे जो शकों के जो वो थे आपके, इसका आपका ओनली थर्ड क्वेश्चन सही है, यानी कि फर्स्ट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सही होगा, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। शकों के कुछ राज्य जो हैं वो लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे थे। कब तक? 500 वर्ष। इसका इंग्लिश फॉर्म है ना, इसमें मैंने यहाँ पे दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द शाक्य डायनेस्टी। तो इसमें से आपका फर्स्ट सही है, ओनली वन। सम किंगडम्स ऑफ सिक्स लास्टेड फॉर अबाउट 500 साल, यानी कि 500 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है AEB डे चान कोल्टोइस ने किस वर्ष इकाई की परिधि वाले एक बेलन के परितः तत्वों का रेखांकन करके विन्यासित किया था? तो कब किया था ये? इसका आंसर है आपको यहाँ पे 1862 में किया था। कब किया था? 1862 में AEB डे चान कोल्टोइस ने इकाई की परिधि वाले एक बेलन के परितः तत्वों का रेखांकन करके विन्यासित किया था 1862 में। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र ने एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो किस फेस्टिवल को उन्होंने शामिल किया है? तो यहाँ पे उन्होंने किया है दुर्गा पूजा को। किसको? दुर्गा पूजा। आपके यहाँ पर सेकंड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर रूलिंग पीरियड इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से दो स्टेटमेंट आपके शेरशाह सूरी का जो टाइम टेबल था वो 1540 से 1545 तक था, बिल्कुल सही है। अकबर का टाइम टेबल 1556 से 1605 तक था, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इन दोनों का टाइम टेबल यहाँ पे सही दिया गया है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द नेशनल इनकम कमेटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके PC महालोविनस। कौन थे? PC महालोविनस। देखो आपको पता है ना, जो PC महालोविनस है वो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के यानी कि जो मॉडल रहा था वो PC महालोविनस मॉडल ही रहा था। उस मॉडल का नाम था आपका PC महालोविनस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 12 है फंडामेंटल ड्यूटी आर कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? ये टॉपिक पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आर्टिकल 51A में है। कितने में? आर्टिकल 51A। और भाग कहेंगे तो 4A में, भाग 4A में। देखो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन उस टाइम पे ओनली 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के टाइम। फिर एक और हमारा जो मौलिक कर्तव्य आया दो, जो कि 11 हो गए हमारे, तो वो आपका 86वें संविधान संशोधन यानी कि 2002 में हुआ था। उसके तहत हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब हमारे टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो हैं 11। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए थे? तो रूस से लिए थे। कहाँ से? रूस से। थर्ड क्वेश्चन है द कैबिनेट अप्रूव्ड द कंट्री फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो किस सरकार ने दी है? तो यहाँ पे आपका होगा यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र ने। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद विलियर्डस। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध विलियर्डस से है? तो किस खिलाड़ी का संबंध है यहाँ पे? पंकज आडवाणी का। किसका है? पंकज आडवाणी जो है उनका संबंध है यहाँ पे विलियर्डस से है। तो देखो जो पंकज आडवाणी है वो 23 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है उन्होंने। कितनी बार? 23 बार। इन्हें क्या कहते हैं? प्रिंस बॉय ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत का राजकुमार, है ना। और इन्हें गोल्डन बॉय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन बॉय। क्वेश्चन नंबर 15 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है हमें। देखो इसमें से जो इनकरेक्ट है पहले तो मैं वही बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे उस्ताद विलायत खान जो है वो सरोद से रिलेटेड हैं, ये यहाँ पे गलत है। आपका कौन सा गलत है? उस्ताद विलायत खान वो सरोद से रिलेटेड नहीं है, वो सितार से रिलेटेड है। किससे? सितार से। और आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिया था ये हमने लिख लिया। उस्ताद विलायत खान किससे रिलेटेड हैं? वो सितार से रिलेटेड है, ना कि सरोद से। तो मोंगू भाई कुर्दीकर जो हैं वो आपके गायन सिंगर हैं, बिल्कुल सही। उस्ताद अल्लाह रखा खान जो तबला से रिलेटेड हैं वो भी सही। रविशंकर जो है वो सितार से रिलेटेड हैं, वो भी सही हैं। तो आपको पता चल गया ना आपके उस्ताद विलायत खान किससे रिलेटेड हैं? सितार वादक थे वो एक। क्वेश्चन नंबर 16 है
भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार है वो त्रिकोणीय है, यानी कि ट्रेंगुलर है ना। देखो, इससे पहले पेंजिया नामक एक अति महाद्वीप था। पेनथालासा इसके चारों तरफ एक क्या था? प्राचीन महासागर था। फिर जो क्या हुआ बाद में, पेंजिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, गोंडवाना लैंड में और लारेशिया लैंड में बट गया। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? द मास नंबर ऑफ टाइटेनियम। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा 47.78। कितनी है? 47.78 जो है वो इसका आंसर सही है। इसका परमाणु जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 22 होती है। कितनी होती है? 22। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, IPL 2022 के फाइनल में मेज़बानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? तो किस शहर ने मेज़बानी की थी? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा अहमदाबाद ने। किसने की थी? अहमदाबाद ने की थी। अहमदाबाद के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये IPL 2022 खेला गया था। और आपको पता है ना कि जो अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो उसका जो पुराना नाम क्या था? वो था आपका यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, लेकिन वो उसका नाम चेंज करके अब हो चुका है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। देखो यहाँ पे देखो IPL आया है, तो IPL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। क्या होती है? इंडियन प्रीमियर लीग। और जो BCCI होती है उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यहाँ पे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या होती है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। IPL 2022 जो है वो किसने जीते थे? गुजरात में टाइटंस ने जीते। किसने? गुजरात के टाइटंस। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? तो कौन सा वर्ड नहीं घोषित हुआ? तो वो होगा आपका यहाँ पे चक्कर। कौन सा वर्ड नहीं हुआ है असंसदीय घोषित? तो चक्कर वर्ड नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो सरकार कौन चलाता है? तो वो चलाते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा, द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। 20 का 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द बॉर्डर लाइन विच सेपरेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन है। देखो, भारत और पाकिस्तान के जो बीच की रेखा है ना, उन दोनों को अलग करने वाली, तो उसको कहते हैं हम रेड क्लिफ। देखो, भारत पाकिस्तान में इतनी लड़ाई होती है कि बहुत ही खून ही खून हो जाता है, तो इसीलिए रेड क्लिफ से याद रखो। और जो मैकमोहन रेखा दी हुई है वो भारत और चीन के बीच की रेखा है। किसकी? भारत और चीन के बीच की। और ये लाहौर रेखा, दिल्ली रेखा तो हमने नहीं पढ़ी। देखो, जैसे कि डूरंड लाइन है वो भारत और जो डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है। और एक है सिगफ्रीड लाइन जो फ्रांस और जर्मनी को अलग करने वाली लाइन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री थी। तो वो कहाँ की, मतलब किस डांस की नृत्यांगना थी? तो वो थी आपकी यहाँ पे भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम डांस कहाँ का है? ये है आपका यहाँ पे तमिलनाडु का डांस है। देखो, मैंने क्लासिकल डांस की वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना, जिससे आपकी क्लासिकल डांस क्लियर हो जाएंगे। उसमें थ्योरी MCQ दोनों कराए हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसकी थ्योरी बताई है, तो आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त हुए हैं मनोज सैनी। कौन हुए हैं? मनोज सैनी हुए हैं। और UPSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो सुमन बेरी हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। जो अश्विन यार्डी हैं वो CEO हैं। किसके? कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विस इंडिया के CEO कौन है? अश्विन यार्डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम बताइए। तो उस अल्काइल बेंजीन का नाम है वो क्या है? तो यहाँ पे है क्यूमीन। क्या नाम है? क्यूमीन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 इज द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ सेकेंड। In which of the following years did सुभाष चंद्र बोस refer to महात्मा गांधी as the father of nation? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था? तो किस वर्ष उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था? तो वो बुलाया था 1944 को। कब? 6 जुलाई 1944 को उन्होंने एक रेडियो के प्रसारण में कहा था। किसने कहा था? रेडियो के प्रसारण में कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की भी स्थापना करी थी, है ना। उन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, कांग्रेस अधिवेशन की। और 1939 में उन्होंने त्रिपुरी शस्त्र की भी अध्यक्षता की थी। उनकी जो एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो है द इंडिया स्ट्रगल। क्या है? इंडिया स्ट्रगल। सो थैंक यू सो मच गाइज। हमने यहाँ पे आज 50 क्वेश्चन कवर किए। 50 क्वेश्चन के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक यू।